हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारत की विदेश नीति के बारे में डिस्कस करना है। यानी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अब जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम नेहरू के टाइम से, यानी जब देश आजाद हुआ था और जब जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वो जो फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी वो आज भी किसी तरीके से कंटिन्यू है। आज भी हम नैम को फॉलो करते हैं, यानी नैम को आज भी हम मानते हैं। और आज की भी अगर हम इंडियन जो पॉलिसी होगी, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उसकी जड़ें हम नेहरू जी के टाइम से ही देखते हैं। तो अगर हमें आज के सिनेरियो का अगर हमें समझना है, या कि जो इंटरनेशनल रिलेशन किस प्रकार बिल्ट होते हैं, या कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया किस प्रकार आगे आगे एक्टिविटी हुई, तो उन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी, नेहरू की विदेश नीति, उसको समझना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो प्रत्येक देश की विदेश नीति का निर्धारण उस काल से होता है जिसमें इसे लागू किया जाता है। चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे इंडिया हो, यूएसए हो, या कि ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो, तो उसकी विदेश नीति का निर्धारण यानी उसकी फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण उस काल से होता है जिसमें इसे लागू किया जाता है। लाइक अगर नेहरू जी के टाइम पे इसे लागू किया गया है तो उस टाइम की डिमांड, उस टाइम की कंडीशंस, उस टाइम की जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से, या कि आज जो विदेश नीति का निर्धारण किया जाएगा वो आज के टाइम के हिसाब से, कि भाई मोदी जी के टाइम पे मोदी जी कौन सी विदेश नीति को अडॉप्ट करते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आज हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आज हमारी डिमांड है, हमें किसके साथ अपने रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, हमें चाइना के साथ कैसे रिलेशन रखना चाहिए, पाकिस्तान के साथ कैसे, कि यूएसए के साथ कैसे रिलेशन रखना चाहिए, कि इजराइल के साथ कैसे रिलेशन, कि साउथ की कंट्रीज के साथ हमें कैसे रिलेशन। तो इसका डिपेंड करता है कि उस टाइम की समय की क्या कंडीशन है। यानी प्रत्येक देश की विदेश नीति का निर्धारण उस काल से होता है जिसमें इसे लागू किया जाता है, और इस पर उसके इतिहास और उसकी भौगोलिक स्थिति का भी असर पड़ता है। यानी इतिहास की अगर बात किया जाए, हिस्ट्री की बात किया जाए, तो इसका असर पड़ता है। जैसे अगर बात किया जाए तो आज के टाइम पे अगर इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन को देखें तो हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन किस प्रकार बिल्ट होंगे, किस प्रकार आगे रिलेशन बढ़ेंगे, उसका इस बात पे असर पड़ेगा कि हिस्ट्री में या कि पास्ट में हमारे उनके रिलेशन किस प्रकार बिल्ट थे, हमारे उनके रिलेशन किस प्रकार आगे बढ़े। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो आज के खराब नहीं है, जब से देश आजाद हुआ था तभी से दोनों के बीच रिलेशन खराब हो गए थे। यानी 1947-8 के टाइम पे जो कश्मीर पर कबायलियों का आक्रमण हुआ था, कश्मीर की बात किया जाए तो उस टाइम पे कौन थे, राजा हरि सिंह थे। और राजा हरि सिंह ना तो इंडिया में शामिल होना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। जो लॉर्ड माउंटबेटन की पेशकश थी, लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था कि जो ब्रिटिश इंडिया है, या जहां पे ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल है, जैसे जो रियासतें थी वहां पे ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, वहां पे इनडायरेक्ट कंट्रोल था। यानी वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे थे, यानी उन्हें क्या था, स्वाधीनता नहीं थी, उन्हें आजादी नहीं थी, लेकिन वो अपने यहाँ पे रियासत में राज कर रहे थे, उनके पास अधिकार नहीं थे। लेकिन जो था ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया इट मींस जहां पे इंडिया पे, यानी जहां पे ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल था। तो ब्रिटिश इंडिया को तो इंडिया एंड पाकिस्तान के रूप में डिवाइड कर दिए गए, लेकिन रियासतों को बोल दिया गया कि भाई आप आइदर इंडिया में शामिल हो सकते या कि पाकिस्तान में शामिल हो सकते। तो उस समय जो राजा हरि सिंह थे वो ना तो उन्होंने बोला कि इंडिया में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में, लेकिन वो दोनों देश के साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहते, रिलेशन दोनों के साथ इंप्रूव करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि मुझे एशिया का स्विट्जरलैंड बनाना है कश्मीर को, वो इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन जब कबायलियों का आक्रमण हुआ तो उन्हें ये चीज पता चली कि वो एक आजाद देश की, यानी एक आजाद कश्मीर नहीं बना सकते, तो उन्होंने फिर इंडिया में शामिल होने को सोचा। लेकिन फिर पाकिस्तान ने कबायलियों का आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर हुआ 1947-8 में। फिर उन्होंने हमारी जमीन ले ली, आधा कश्मीर ले लिए, पीओके जिसे आज हम जानते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हमारे और उनके रिलेशन जब से देश आजाद हुआ था तभी से डिस्टर्ब है, तभी से खराब है। लाइक उसके बाद 65 का वॉर देख लीजिए, या फिर उसके बाद 71 का वॉर देख लीजिए, जहां पे एक अलग देश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश जिसे हम जानते हैं, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। या कि फिर आप कारगिल युद्ध की बात कर लीजिए, या कि फिर पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ था कि भाई पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट कर रही थी, टेररिज्म को सपोर्ट कर रही थी। या कि अभी पुलवामा अटैक, या कि जो अलग अलग जिस प्रकार के अटैक हुए, तो उन सब का डिपेंड करता है, उन सब
मैटर्स का रिलेट करते हैं कि आज हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ किस प्रकार रिलेशन रहेंगे, वो पूरा इतिहास का असर पड़ता है और उसकी भौगोलिक स्थिति का भी असर पड़ता है। तो अगर आप विदेश नीति देखोगे, अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखोगे, तो इस पर क्या होगा, विदेश नीति का निर्धारण पड़ेगा कि भाई आपकी उस टाइम पे क्या इतिहास रहा है, अगर उस देश के साथ हुआ, और उसकी भौगोलिक रिश्ते क्या रहे हैं। दुनिया के साथ संवाद में, जब आप दुनिया के साथ संवाद करते हो, जब दुनिया के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, तब आप जिस प्रकार अपनी स्थिति को देखते हो, उसका भारी असर पड़ता है कि मानचित्र में आप कहां हो। या यूं कहा जाए कि विदेश नीति के निर्धारण में जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कि जियोपॉलिटिक्स में यानी कि आपकी भू राजनीति क्या है, यानी आप मानचित्र में कहां हो। लाइक अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया कहां पे है, कि इंडिया के अगल बगल देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो पूरे ओशियन में सिर्फ एक इंडिया ही ओशियन है, इंडियन ओशियन है, जिसका किसी एक कंट्री के नाम पड़ा है। ये हमारी एंशियंट टाइम की हमारी ग्लोरी को दर्शाता है कि हमारी उस टाइम पे कितनी ज्यादा कंडीशन इंप्रूव थी। तो एक तरीके से देखा जाए कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने क्या था, हमारी पुरानी ग्लोरी को हासिल करना था। तो अगर देखा जाए तो भू राजनीति यानी जो जियो पॉलिटिक्स है वो अंतर पड़ता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। लाइक अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान हमेशा यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहा है, क्योंकि उसकी भू राजनीति, क्योंकि उसकी लोकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, तालिबान पर इन्फ्लुएंस है। और तालिबान जैसे अभी क्या है कि यूएसए की फोर्सेस कहाँ है, अफगानिस्तान में, और यूएसए की फोर्सेस अफगानिस्तान से जाना चाहती है, तो वो तालिबान के साथ कोई एग्रीमेंट करना चाहता है। और तालिबान के साथ एग्रीमेंट तभी हो सकेगा जब पाकिस्तान तालिबान को मनाए। तो एक तरीके से यूएसए को पाकिस्तान की जरूरत है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की कंडीशन अगर देखें तो वहां चूंकि उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी रिलेशन किस प्रकार रहेंगे। तो जो भू राजनीति होती है यानी जो जियो पॉलिटिक्स होती है, ये पॉलिसी में यानी जो फॉरेन पॉलिसी होती है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लाइक नेपाल की कंडीशन देख लीजिए कि नेपाल के साथ क्या है कि भाई वो क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। वो यानी एक साइड उसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है तो दूसरे साइड पाकिस्तान के साइड लगता है। तो जब उससे चाइना के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है देन वो पाकिस्तान के साइड आ जाता है, जब पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम होती है तो चाइना के साइड चला जाता है। यानी वो दोनों साइड से नेगोशिएट कर सकता है और दोनों साइड से वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो एक तरीके से चूंकि उसकी जियो पॉलिटिक्स, उसकी लोकेशन इस प्रकार से है कि वो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के साथ ही वो डील कर सकता है, दोनों के साथ वो नेगोशिएट कर सकता है। तो अगर फॉरेन पॉलिसी होती वहां पे एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा असर पड़ता है और समय विशेष पर किसी देश की अपनी विशेष आवश्यकताएं भी होती। लाइक अगर बात की जाए तो जो 47-48 के टाइम पे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार बिल्ट होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार, आज हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार, और आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी देश की यानी विदेश नीति को अगर आप समझते हो या कि उसका विश्लेषण करते हो, उसको एनालाइज करते हो, तो इन तमाम कारणों का ध्यान रखना जरूरी है। जब देश आजाद हुआ था, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी एक इमेज बनानी, एक छवि बनानी, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में अपना एक स्थान बनाना है। जो देश की जो पहली विदेश नीति थी यानी देश की विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारी असर देखा जाता है। यानी इसे आप नेहरू पॉलिसी के नाम से भी जाना जा सकते। जो पहली जो विदेश नीति थी उसे नेहरू पॉलिसी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि विदेश मंत्रालय भी नेहरू जी ने ही अपने पास रखा था, तो विदेश मंत्री के रूप में भी वो थे। तो एक तरीके से नेहरू पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। नेहरू जी ने जो भारत की विदेश नीति को एक तरीके से गढ़ा था, विदेश नीति को एक तरीके से संभाला था, आकार दिया था, उनको पाला पोसा था, उन्हें शक्ति दिया था, लेकिन उन्हें गढ़ा नहीं था। जो भारत की विदेश नीति थी, जो नेहरू जी खुद कहते थे कि भारत की विदेश नीति की जड़ें भारत की सभ्यता में, भारत की परंपराओं में, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में निहित है। तो इस तरीके से विदेश नीति को कोरिलेट करते थे। अक्सर जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे पहले स्वाधीन भारत के,
पंडित जवाहरलाल नेहरू को अक्सर क्या कहा जाता था, आदर्शवादी और नैतिकतावादी नेता, यानी आदर्शवादी और नैतिकतावादी कहा जाता था। जो विदेश नीति में, जो फॉरेन पॉलिसी में क्या एक आदर्शवादी रोल करते हैं और एक नैतिकतावादी जो बहुत ज्यादा वैल्यूज और बहुत ज्यादा मोरालिटी के ऊपर चलते हैं। लेकिन उनमें से वो कुछ नहीं थे, क्योंकि उस टाइम की जो अगर देखा जाए तो लोग भूल जाते हैं कि उस टाइम की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां किस प्रकार के थे। घरेलू परिस्थितियों में क्या थी, हमारा देश आजाद हुआ था और हमारे पास आर्थिक शक्ति के नाम पे कुछ भी नहीं थे, यानी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, भुखमरी थी देश में, देश का विभाजन हुआ था, बहुत ज्यादा हमें सिस्टम को चेंज करना था, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आने थे, तो हमारे पास लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत कम थे। सैनिक शक्ति के नाम पे भी हमारी डामाडोल थी, क्योंकि देश विभाजन हुआ था तो सेना में भी विभाजन हुआ था, यानी जो पहले हमारी सेना थी वो अब 2 टुकड़े में बट गई थी, अब वो पाकिस्तान को आधी मिल गई थी। तो एक तरीके से हमारे पास आर्थिक शक्ति भी नहीं थी और हमारे पास सैनिक शक्ति भी नहीं थी। उस टाइम पे देश में उत्पादन, उस टाइम पे देश पर प्रोडक्शन जो था बिल्कुल नील था, यानी हमारे देश में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता था, हमारे देश में कुछ भी नहीं होता था। तो एक तरीके से जो घरेलू स्थिति थी हमारी बहुत ज्यादा खराब थी। और अंतरराष्ट्रीय स्थिति, शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उस टाइम पे 2 पोल थे, 2 महाशक्ति थी, एक साइड यूएसए थी, देन दूसरी साइड यूएसएसआर थी। यूएसए के साइड कौन थे, नाटो के ग्रुप थे जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थे, और यूएसएसआर के साइड कौन थे, यूएसएसआर के साइड थे ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे वो थे चाइना थी, चूंकि कम्युनिस्ट कंट्री थी, एंड यूएसएसआर भी कम्युनिस्ट कंट्री थी। तो उस टाइम पे ये परिस्थितियां थी, उस टाइम पे ये कहा जाता था कि जो भी नए देश आजाद हुए उनको अगर अपनी सिक्योरिटी बना के रखनी, उन्हें अगर सुरक्षा प्राप्त करनी, तो उन्हें 2 पोल में से, 2 महाशक्तियों में से किसी एक के साथ जाना पड़ेगा, या कि आइदर वो यूएसए में शामिल हो या कि वो यूएसएसआर में शामिल हो। अब चूंकि जब देश आजाद हुआ था तो देश के सामने सबसे बड़ा यही था कि भाई वो किस पाले में जाए, क्योंकि अगर हम यूएसए के पाले में जाते तो हम फिर से वो साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ जाते, जो इंपीरियलिज्म के साइड हम जाते, जिसका हमने इतने 200 सालों तक हमने विरोध किया, उनके साथ जाना था। और यूएसएसआर के साथ जाने का मतलब यूएसएसआर के साथ कि भाई कम्युनिस्ट कंट्री, और हम कोई कम्युनिस्ट कंट्री तो थे नहीं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री थे। तो एक तरीके से हमने यूएसए के साइड भी नहीं गए और यूएसएसआर के साइड भी नहीं गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि भाई अगर हम किसी एक पाले में चल देते हैं, यानी अगर कोई एक खेमा अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे यूएसए हो या यूएसएसआर हो, तो अगर हम किसी एक खेमे को पकड़ लेते हैं तो उस खेमे की अच्छाई हो या बुराई हो, हमें उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो दूसरा ग्रुप है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम उसके हमेशा अगेंस्ट रहेंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस बिल्कुल कम रहेंगे। तो नेहरू जी ने उस टाइम की जो शीत युद्ध के टाइम पे चल रहा था, कोल्ड वार के टाइम पे चल रहा था, यूएसए एंड यूएसएसआर, उन सबको दरकिनार करते हुए उन्होंने नैम को आगे बढ़ाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो आज भी चला आ रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। उनमें उन्होंने कहा ना ही हम यूएसए के साइड है, ना ही यूएसएसआर के साइड है। उन्होंने कहा नैम कोई एक ग्रुप नहीं है, नैम एक तरीके से एक बढ़ने के लिए आपको एक विदेश नीति देता है, जहां पे आपके पास ऑप्शन है, जहां पे आप अपना हित को रख सकते हो, जहां पे आप एक सॉवरेन कंट्री का स्टेटस अपना बना के रख सकते हो, अपने हितों को ध्यान में रख सकते हो। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनके सामने क्या था, सबसे पहले टारगेट ही यही था, सबसे पहले था कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है। क्या उन्हें सैनिक क्षमता बढ़ानी थी, क्या उन्हें अपनी सैन्य क्षमता, उनका कहना था कि सैनिक शक्ति बढ़ाना जरूरी है, लेकिन सैनिक शक्ति भी आप तभी बढ़ा सकते हो जब आपके पास आर्थिक शक्ति हो, जब आपकी अर्थव्यवस्था, जब आपकी इकोनॉमी अच्छे से चलती हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश थे, लाइक अगर आप बात कर लीजिए तो इंडोनेशिया या कि पाकिस्तान, जिन्होंने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई, जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने इकोनॉमिक कंडीशन पर उतना ध्यान नहीं दिया, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। और आज इनकी कंडीशन देख लीजिए कि किसी न किसी देश के ऊपर निर्भर है, यानी ये डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट रह के काम नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर हम देश की बात करें, हमारे टाइम की बात करें, क्योंकि हमने क्या किया, हमने अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया। हालांकि इसका हमें असर देखने को मिला, जैसे 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ और उसमें हमारी एक तरफा हार हुई। लेकिन अगर देखें तो आर्थिक शक्ति ज्यादा जरूरी है उसके बजाय सैनिक शक्ति के, ये नेहरू जी का कहना था।
तो इस तरीके से हमने जो पहला वीडियो हमने डिस्कशन किया, इसके बाद हम ये भारत की विदेश नीति जो थी, फॉरेन पॉलिसी, इसको और हम आगे बढ़ाएंगे और उसे और डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।